चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री के नए चैप्टर को। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। अभी तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, इसमें दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है सॉल्यूशन, ये पैरेलल में चला रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है इक्विलिब्रियम। आज हम यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और दिस इज नॉट बिग क्लास, इजी, और इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। ये चैप्टर है और दिस इज टफेस्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री। और ज्यादा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम है क्या, हमने पढ़ा भी था इक्विलिब्रियम की चीजों में कि इक्विलिब्रियम नहीं, अभी हम थर्मो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। अभी हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं, ये भी एक टफ चैप्टर ही है। तो थर्मोडायनामिक्स की हम यहाँ से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, थर्मो के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब हम बेसिकली हीट और उसके ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। हम बात करते हैं सिस्टम की और सराउंडिंग की। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको जानेंगे कि सिस्टम किसे कहते हैं और सराउंडिंग किन्हें कहते हैं। ये हमारा एक चाय का कप है जिसमें हमने चाय रखी, जो कि एकदम गर्म है। चूंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ और है और चाय का टेम्परेचर कुछ उससे ज्यादा है, तो जो चाय का गिलास है वो बाहर के टेम्परेचर जितना होना चाहेगा। तो इसके लिए वो जो अपना एक्स्ट्रा टेम्परेचर है उसको रिलीज करेगा। इसका मतलब ये हीट को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा, ये हीट को ट्रांसफर करेगा। तो जो हीट ट्रांसफर कर रहा है वो हमारा सिस्टम है। और किसको हीट ट्रांसफर कर रहा है, इस वातावरण को। तो ये वातावरण क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। और जो जिसमें चाय का गिलास भी आ रहा है और वातावरण भी आ रहा है, तो उसके केस में उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि चाय का कप सिस्टम हुआ और जिसको इसने हीट ट्रांसफर करी वो सराउंडिंग हुआ। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग अगर हम दोनों को एक साथ मिलाएं तो ये किसके अंदर आते हैं, तो ये दोनों जिसके भी अंदर आते हैं उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। तो यूनिवर्स क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग का मेन मतलब जिस सब कुछ जिसमें भी आता हो वो यूनिवर्स है। सिस्टम क्या है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सिस्टम होगा। और सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ बचेगा वो सब हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी हमारा बचेगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। इसका मतलब अगर मैं सिस्टम को छोड़ दूं
मतलब चाय के कप को छोड़ दूं तो जो कुछ भी बचेगा वो मेरा सराउंडिंग होगा, और अगर मैं दोनों को मिला लूं तो जो भी मेरा बनेगा वो यूनिवर्स होगा। इसका मतलब हीट का ट्रांसफर सिस्टम वो किसको कर रहा है, वो सराउंडिंग। तो ये हमारा सिस्टम होता है और ये हमारा सराउंडिंग होता है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बना होता है आपका यूनिवर्स। और अगर हीट का ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर इसने इसको किया, तो जो यूनिवर्स में चेंज आता है वो पॉजिटिव चेंज आता है। यूनिवर्स में जो चेंज आता है वो पॉजिटिव चेंज आता है। पॉजिटिव चेंज का मतलब यूनिवर्स की जो एंथैल्पी है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, यूनिवर्स में कुछ गड़बड़ाहट आ जाती है। यूनिवर्स में रैंडमनेस का मतलब होता है पार्टिकल का हिलडुलाना, मतलब पार्टिकल इधर उधर भागना, वो रैंडमनेस होता है। तो जैसे ही चाय का कप अपने में से हीट निकालेगा तो पूरे ब्रह्मांड में रैंडमनेस आ जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में रैंडमनेस बढ़ जाएगी। लेकिन मन में हमारे डाउट आएगा कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और चाय का कप से निकलने वाली हीट बहुत कम है, तो इतने बड़े में इतनी सी हीट जाए तो आखिरकार एंट्रोपी या रैंडमनेस पॉजिटिव कैसे आ सकते हैं। रैंडमनेस में जो चेंज आएगा चाय के कप से हीट ट्रांसफर करने के बाद, वो नेट चेंज पॉजिटिव कैसे हो सकता है, हमारे मन में ये डाउट आएगा। तो कैसे हो सकता है वो नेट चेंज पॉजिटिव, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कैसा, मान लीजिए हमारे पास दो कमरे हैं, एक कमरे में खूब हल्ला हो रहा है, शोर शराबा है, नॉइस है। दूसरे कमरे में शांति है, साइलेंस है। तो इस कमरे में से अगर मैं दो बच्चों को निकाल दूं, खूब लड़ाई खूब शोर शराबा हमें पहले कमरे में से होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस पहले वाले जिसमें बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, अगर उस कमरे में से मैं किन्हीं दो लड़कों को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा। अगर मैं इस कमरे में से दो लड़के को निकाल दूंगा तो भी शोर शराबा उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पे काफी जन हैं, 100-200 लोग जो कि शोर शराबा कर रहे हैं। दो को निकल जाने के बाद भी ये शोर शराबा रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें से शोर शराबा करते हुए दो जन को निकाल के इस साइलेंस वाले रूम में डाल दूं तो वो दो जन इस रूम में भी शोर शराबा कर देंगे, इस रूम में भी शोर शराबा कर देंगे। इसका मतलब उन्होंने इसकी रैंडमनेस को इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब रैंडमनेस का जो नेट चेंज था वो क्या था, पॉजिटिव था। मान लीजिए ये चाय थी जो कि बहुत गर्म थी, तो बहुत गर्म चाय में से अगर थोड़ा 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 करके हीट ट्रांसफर होगा तो उस चाय के कप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो छोटी थोड़ी सी हीट, मतलब थोड़े थोड़े से बच्चे अगर शांत वाले रूम मतलब शांत यूनिवर्स में जाएंगे, जैसे दो बच्चे जाके साइलेंस को नॉइस में बदल देते हैं, उसी तरीके से चाय के कप में से निकलने वाली थोड़ी 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 हीट इस पूरे यूनिवर्स की रैंडमनेस को अफेक्ट करेगी, और अफेक्ट करेगी इसका मतलब जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव चेंज आएगा। इसका मतलब कि जो चाय की कप में थोड़ी सी जो हीट निकल रही है उससे जो यूनिवर्स में चेंज आता है वो पॉजिटिव चेंज आता है, भले ही यूनिवर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आई होप अब हम अपने आंसर को समझ गए होंगे कि यूनिवर्स में नेट चेंज पॉजिटिव क्यों आता है। अभी भी नहीं समझे तो पीछे जाइए, दोबारा देखिए।
चलिए, तो सिस्टम हमने पढ़ लिया। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज सेपरेटेड बाय सराउंडिंग बाय अ वॉल और बाउंड्री। ये हम लिख सकते हैं कि सिस्टम इज सेपरेटेड बाय अ सराउंडिंग बाय अ वॉल और बाउंड्री। क्या कह रहा है? ये आपके पास चाय का कप है, अब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर एक वॉल जरूर होगा, एक बाउंड्री जरूर होगी। वो बाउंड्री जरूरी हो सकता है कि आपको दिखाई दे जाए, हो सकता है वो बाउंड्री इमेजनरी हो, आपने मानी हो, जरूरी नहीं कि वो बाउंड्री रियल में एग्जिस्ट करे। जैसे चाय के कप में, तो चाय के कप के गिलास को और इस सराउंडिंग को, या सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है वो हमारा बाउंड्री या वॉल कहलाता है। तो बाउंड्री और वॉल का काम क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग अलग करना। अब बाउंड्री दो प्रकार की हो सकती है, एक इमेजनरी और जो एक दिखाई दे सके। हमेशा याद रखेंगे, जो भी बाउंड्री इमेजनरी है इसका मतलब वो डायथर्मिक है, उसमें से हीट का लेन देन हो सकता है। जो इमेजनरी बाउंड्री होती है उसमें से हमेशा हीट का लेन देन हो सकता है। अब हम समझते हैं बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। बाउंड्री दो प्रकार की होती है, एक होता है डायाथर्मिक और एक होता है एडियाबैटिक। और एक होता है हमारा एडियाबैटिक। डायाथर्मिक का मतलब है जिसमें से हीट का फ्लो हो सके। हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। या तो इससे हीट वहां चली जाए या इससे हीट यहां आ जाए। तो ये होता है हमारा डायाथर्मिक का काम। लेकिन एडियाबैटिक का मतलब क्या है? हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। जैसे हमारे थर्मस हो गए, गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। इसका मतलब उसमें जो बाउंड्री है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को दूसरे से अलग कर रही है, वो थर्मस है। मतलब वो उसकी बाउंड्री कैसी हो गई? उसका बाउंड्री हमारा हो जाएगा एडियाबैटिक। टाइप्स ऑफ बाउंड्री पढ़े या टाइप्स ऑफ वॉल पढ़े, दीवार पढ़ी हमने, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। हमारा है टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम के प्रकार फटाफट खत्म करते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, जो खुला हो, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम दोनों तरफ हीट का फ्लो पॉसिबल हो, जैसे खुला चाय का कप। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें अब मास का चेंज ना हो, हीट का फ्लो अभी भी होगा। इसमें क्या था? हीट का फ्लो भी होगा और मास का फ्लो भी होगा, कुछ अमाउंट में चाय भी घट जाएगी। इसमें लेकिन क्या होगा? अगर मैंने कुछ ढक दिया तो उसमें मास का चेंज नहीं आएगा, मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर सिर्फ किसका होगा? हीट का ट्रांसफर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो तीसरा सिस्टम होगा, जिसे हम आइसोथर्मल सिस्टम भी बोल रहे हैं, तो इस आइसोथर्मल सिस्टम में ना तो हीट का ट्रांसफर होगा ना ही हमारा मास का ट्रांसफर होगा। तो ये हमारी कौन सी सिस्टम है? आइसोथर्मल सिस्टम है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोथर्मल नहीं आइसोलेटेड, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो खूबसूरत एग्जाम्पल है वो हमारा यूनिवर्स है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्स से ना तो कुछ आदान प्रदान हो सकता है और ना कुछ बाहर से अंदर आ सकता है।
इसका मतलब जो अंदर है वो यूनिवर्स के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब हीट का चेंज और मास का चेंज दोनों भी जीरो रहेगा। इसका मतलब यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहां से हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव क्या होता है और इंटेंसिव क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम की अमाउंट पर डिपेंड करती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो समझते हैं एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है। एक बार एक्सटेंसिव होता है जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करे, और इंटेंसिव होता है जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड ना करे। अब ऐसा कौन सा है? मान लीजिए हमने डेंसिटी लिया, तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मान लीजिए मैंने दो सॉल्यूशन लिए जो कि सेम लिक्विड है, सेम चीज भरी है। पहले सॉल्यूशन का मास 1 किलो और 1 लीटर उसका वॉल्यूम है। दूसरे सॉल्यूशन का मास 2 किलो और उसका वॉल्यूम 2 लीटर है। अगर मैं इस सॉल्यूशन का डेंसिटी निकालता हूं तो मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी आएगा 1। अगर मैं इसका डेंसिटी निकालता हूं तो मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी आएगा 1। इसका मतलब मास कितना भी रख लें, सिस्टम में कितना भी मास बढ़ा दें घटा दें, उससे डेंसिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो डेंसिटी है वो हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन हम बात करते हैं मोलैरिटी की, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोल्स n अपॉन v। देखिए, आप खुद देखिए, मोल्स और वॉल्यूम नंबर है। इस सॉल्यूशन में 5 मोल थे, इस सॉल्यूशन में 10 मोल थे। ज्यादा वजन किधर होगा? इधर साइड। मतलब सिस्टम अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। वॉल्यूम इसमें 1 लीटर है, वॉल्यूम इसमें 2 लीटर है। इसमें ज्यादा भरा हुआ दिखाई देगा, इसमें कम भरा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अपना दिमाग लगा के पता कर सकते हैं कौन एक्सटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव नहीं है। अपना दिमाग लगाएंगे डायरेक्ट कि अगर अमाउंट को कम ज्यादा करने से कोई फर्क पड़ रहा है तो एक्सटेंसिव, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मोलारिटी का फॉर्मूला होता है n अपॉन v। क्योंकि मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब मोलारिटी एक क्या हुआ? इंटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। मोलारिटी किस में गिना जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम एक्सटेंसिव हुए और मोलारिटी हमारा इंटेंसिव हो जाएगा। अब यहां से हमें एक रिलेशन याद करना है, क्या? कि एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव यूनिट्स को जब डिवाइड करते हैं तो हमें जो भी यूनिट मिलता है वो हमारा इंटेंसिव होता है। क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है तो जो मिला वो इंटेंसिव होगा। इसका मतलब मोलारिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। जैसे डेंसिटी बराबर होता है m अपॉन v। मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, तो इसका मतलब जो डेंसिटी होगा वो इंटेंसिव में आना चाहिए, और ऐसा ही होता है।
तो डेंसिटी हमारा कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा? तो हम यहां से एक चीज याद कर सकते हैं कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव को जब भाग करते हैं तो हमें इंटेंसिव मिलता है। हम किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ना तो जोड़ा जा सकता, ना तो जोड़ा घटा या नहीं जा सकता। इंटेंसिव कैसी होती है? नॉन एडिटिव। इंटेंसिव कैसी होती है? हम इंटेंसिव वाली प्रॉपर्टीज को जो फॉलो कर रहे हैं उनको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। जैसे मोलैरिटी वाला हमने पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में कि दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, इसका मोलैरिटी m1 है, इसका मोलैरिटी m2 है, और हम जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी, तो नेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस नहीं m1 प्लस m2। तो डायरेक्ट हमने मोलैरिटी को नहीं जोड़ा, इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इसका मतलब मोलैरिटी क्या है हमारी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि मोलैरिटी नेट नहीं जुड़ती, मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं जोड़ता है, उसको जोड़ने के लिए हमें फॉर्मूले का सहायता लेना पड़ेगा। यहाँ v1 प्लस v2 ही आएगा, चेक कर लेंगे v1 v2 होता है कि m1 m2 होता है, जो भी है। तो इस तरीके से mnet क्या है? नॉन एडिटिव इन नेचर। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दो एक्सटेंसिव को जोड़ा जाता है तो आंसर में हमेशा एक्सटेंसिव आएगा, दो एक्सटेंसिव को घटाएंगे तो आंसर हमेशा एक्सटेंसिव आएगा, दो एक्सटेंसिव को गुणा करेंगे तो भी आंसर हमेशा एक्सटेंसिव आएगा, लेकिन अगर दो एक्सटेंसिव को भाग करा जाएगा तो आंसर हमेशा इंटेंसिव आता है। तो इस तरीके से हमारा एक्सटेंसिव खत्म हुआ और इंटेंसिव खत्म हुआ। अब हम कुछ चीजें याद कर लेते हैं जिससे हम पता कर सकें कि कौन एक्सटेंसिव होता है और कौन इंटेंसिव होता है। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, परसेंट, W/W, V/V, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सारी हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। यही हमारी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है वो इंटेंसिव है। जितने भी एनर्जी वाले टर्म है, जैसे थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी एनर्जी आ रही है, जितने भी एनर्जी वाले टर्म है वो सब हमारे एक्सटेंसिव हैं, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ सिस्टम पे। तो जितनी भी एनर्जी के टर्म एक्सटेंसिव, जितनी भी कंसंट्रेशन के टर्म हो गए वो सब इंटेंसिव। जितने भी प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जितने भी प्रकार के टेम्परेचर होते हैं वो सारे टेम्परेचर किस पर आते हैं? इंटेंसिव में, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स हो गया, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। जितने भी टेम्परेचर आएंगे वो किस में आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। जितने भी स्पेसिफिक या मोलर, जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग स्पेसिफिक या मोलर से हो जाए, जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग स्पेसिफिक या मोलर वर्ड से हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, जैसे फॉरवर्डिंग इक्विलिब्रियम, मतलब जितने भी इक्विलिब्रियम हो गए, मतलब जितने भी के होते हैं वो सारे इंटेंसिव में आते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमें याद कर लेने हैं ताकि हम जब भी क्वेश्चन करें या क्वेश्चन आए तो हम बता सके कौन इंटेंसिव है, कौन एक्सटेंसिव है। अभी तक हमने इनको क्या समझा? जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है वो इंटेंसिव होती है, जितनी भी एनर्जी की टर्म है वो सब एक्सटेंसिव होती है, जितने भी इक्विलिब्रियम के टर्म है वो सब इंटेंसिव होता है, जितने भी टेम्परेचर के टर्म है वो सब हमारा इंटेंसिव में आता है। किसी के भी आगे स्पेसिफिक या मोलर लग जाए तो वो भी हमेशा किस में आएगा? इंटेंसिव में ही आता है। तो इस तरीके से हमने आज सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सराउंडिंग कितने प्रकार का होता है,
इस सब को हमने एकदम अच्छे से जान लिया और हमने जाना भी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को भाग करेंगे या किन को भाग किया जा सकता है, कौन एडिटिव होते हैं, कौन नॉन एडिटिव होते हैं। तो यहां पर हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है किसी भी सब्सटेंस का। चलिए जब हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा, वॉल पढ़े, सिस्टम पढ़े और एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है और किन वर्ड के आगे क्या लग जाए कि एक्सटेंसिव बन जाए, इंटेंसिव बन जाए, कैसे पहचानेंगे और ये नेट मोलैरिटी का फॉर्मूला सही है, यही होता। तो ये सब हमने यहाँ पे जाना। तो आज की क्लास यही रखते हैं और मिलते हैं कल अपने थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 2 में।